दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स देखे थे, कुछ फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे और उनको फिर हमने अप्लाई करना सीखा था। मेन दो ही रूल हमारे फिजिक्स में ज़्यादा यूज होते हैं, एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो आज का एपिसोड भी क्वेश्चंस पे ही रहेगा, बट आज के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से टिपिकल होंगे, मतलब थोड़े वो क्वेश्चंस लेंगे जो फिजिक्स में डायरेक्टली यूज होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। दूसरा, आज की क्लास के बाद आगे हम जो है वो एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग को बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है, क्यों हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। तो आज मैं क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, मान लीजिए मेरे पास एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको सबको पता होगा, sin t dt, और इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से π/2 तक। तो क्या बनेगा दोस्तों बताइए? sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos t। ठीक है, और आप 0 से π/2 अगर लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो मेरे ख्याल से यही बनेगा भाई, cos 0। cos π/2 0 होता है, cos 0 मेरा 1 होता है, तो आंसर इज 1। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। कहानी बड़ी सिंपल सी है। अब आइए अगला देखते हैं। ये तो था sin t। अब मैं ले रहा हूं sin ऑफ 2t dt और इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 से लेके अगेन π/2 तक। इसको कैसे करें भाई? देखो, पहले में तो यहां पे जो वेरिएबल था वही वेरिएबल यहां पे भी था, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे थे वही कोफिशिएंट यहां पे भी लगा हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। बट यहां पे फंस गए हो आप। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हो और यहां पे लिखा हुआ है 2t। और जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वेरिएबल को भी आप सेम ही बनाओ भाई, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही वेरिएबल यहां पे होना चाहिए, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कैसे हटाएंगे? कोफिशिएंट हटाने के लिए आप 2t को क्या पुट कर लो? p पुट कर लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ भाई, 2t की जगह पे p पुट कर लो। तो यहां से अगर मैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव लूं तो 2 dt अपॉन dp क्या बन जाएगा दोस्तों? dt अपॉन dp बनेगा 1। यहां से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? dp अपॉन 2, ये बन जाएगा। dt की वैल्यू आ जाएगी dp अपॉन 2। तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा बताओ? यहां से आप क्या लिख सकते हो? यहां से आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन साइन ऑफ p, 2t की जगह पे p आ गया, साइन ऑफ p, dt की जगह पे क्या आएगा दोस्तों? dt की जगह आएगा dp/2, dt की जगह आ जाएगा dp/2। और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो p भी 0 आएगा, और t की वैल्यू जब π/2 पुट करोगे तो p मेरा क्या बन जाएगा बताओ? t की जगह π/2 पुट करोगे तो p आ जाएगा π। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो आप, इस 1/2 को बाहर ले सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से लेके π, और यहां पे क्या बन गया? sin p dp। अब बताओ 1/2 sin p का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos p, और लिमिट 0 से लेके π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 1 आंसर आएगा। फिर से ये मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब थोड़ा सा चेंजेस और करते हैं इसमें, इसी में चेंज करते हुए चलते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। तो ये हमने देखा कि इसका क्या आंसर आएगा, इसका भी 1 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जरा देखिए, दोस्तों। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरा इंटीग्रेशन है साइन ऑफ 2t इंटू डी ऑफ 4t, साइन ऑफ 2t डी ऑफ 4t, 0 से लेके सोचिए π/2 तक है ये, या 0 से लेके पाई तक कर लो, चलो 0 से लेके पाई तक मुझे इसको सोल्व करना है भाई। मुझे बताना है इसका क्या आंसर होगा। अब आप देखो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 4t ले रहे हो और यहां पे वेरिएबल है 2t। ठीक है, तो यहां पे हम फंस जाते हैं दोस्तों। अब यहां पे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? बड़ा आसान तरीका है। क्या आपके पास यहां पे कोफिशिएंट कांस्टेंट सा नंबर है, ये कांस्टेंट है ना 4, तो आप एक काम करो, इस 4 को बाहर ले लो। ठीक है, इस 4 को d से बाहर ले आओ। ऐसे कर सकते हो ना, d ऑफ 4t इज इक्वल टू 4dt लिख सकते हो आप इसको। बड़ी दिक्कत है फिर अगर आप 4dt करोगे तो। अगर देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 2t, और यहां पे 4 बाहर ले लो और dt लिख लो, 4dt। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? और इस 4 को तो मैं इंटीग्रेशन से भी बाहर निकाल सकता हूं, कांस्टेंट है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे जो लिमिट थी वो 4t की लिमिट थी दोस्तों। 4t मेरा कहां से कहां तक वेरी कर रहा था? 0 टू π वेरी कर रहा था। 4t मेरा 0 से 4t की लिमिट थी, क्योंकि d के अंदर 4t था ना। तो अगर मैं d
4t की जगह t करूंगा, 4 को बाहर ले लूंगा मान लीजिए मैं, तो फिर तो लिमिट t की पुट करनी पड़ेगी भाई। अब तो आप बताओ, अगर 4t 0 से पाई पुट कर रहा है तो t कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके π/4 तक जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से आप ये लिमिट चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब तो ये वापस पुराने वाला ही बन गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो t है, यहाँ पे 2t है, तो क्या करोगे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो 2t की जगह पे क्या आ जाएगा, 2t की जगह p आ जाएगा, तो यहाँ से dt = dp/2 बन जाएगा भाई, बोलिए। तो अगर मैं पुट करूंगा तो 4 मेरा बाहर है और यहाँ पे बनेगा साइन ऑफ p, 2t की जगह p आ गया ना, तो साइन ऑफ p, और dt की जगह पे क्या आ गया, dp/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन, अब लिमिट देखो क्या बनेगी, जब t की वैल्यू 0 है तो p भी 0 आएगा, और जब t की वैल्यू π/4 है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, ठीक है भाई। t की वैल्यू जब π/4 पुट करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी π/2। अब बताओ क्या होगा, ये कट गया यहां से, 2 मेरा बाहर आ गया, साइन p का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, -cos p, और लिमिट 0 से लेके π/2 तक आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 2 मेरा बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। जरा एक बार देख लीजिए सही है क्या। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दोस्तों वो ये बनेगा, 2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ध्यान से चलना है, आप डी में से बाहर ले सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको अकॉर्डिंगली चीजें चेंज भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज की गलती ना करें, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं भाई इसको, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिएगा, एक और स्टेप आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास ये है साइन ऑफ ω0t dt, तो मैंने आपको एक रूल भी बताया था वैसे, 0 से लेके मान लीजिए पाई तक, 0 से लेके पाई तक मुझे सोल्व करना है इसको, बताओ भाई क्या बनेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं, और यहां पे t का कोफिशिएंट भी दे रखा है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। ω0t को p पुट करो, और dt की जगह पे यहां पे भी तो चेंज हो जाएगा ना भाई, जब भी ऐसे आ जाए ना वेरिएबल, मतलब जो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो नहीं है यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, उसका कोई कोफिशिएंट और आ गया है, तो उसको फिर हटाओ भाई, उसको फिर इसको p पुट करो, तो यहां से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dp/ω0। तो अब आप देखो, अगर आप इस पूरे को लिखोगे तो कैसा बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा साइन ऑफ p, और dt की जगह पे हो जाएगा dp/ω0। अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो इसको। अब देखो, और यहाँ पे देखो, जब 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 आपकी t की वैल्यू 0 है तो p की वैल्यू भी 0 आएगी, और t की वैल्यू जब पाई है तो यहाँ पे π/ω0 आएगा, सही है भाई। p की लिमिट जो है वो बदल जाएगी ना, तो मुझे लगता है अब इसको सोल्व करना आसान काम है, क्योंकि यहाँ पे भी p है और यहाँ अंदर भी यहाँ पे p है, ω0 तो मेरा बाहर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि जरा देखिए, कई बार हम ऐसे लिख देते हैं साइन ऑफ ω0t dω0t। अब कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब तो जरा देखो ये क्या है, ये x है, ये भी x है, तो जो वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही यहां पे भी है, उसका कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, -cos ω0t हो जाएगा, और लिमिट ω0t की आएगी भाई, ध्यान रखना, ये ω0t की लिमिट है, ये t की लिमिट नहीं है भाई, ये 0 से π/2, ये ω0t की लिमिट है। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे तो 1 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो आपको यहां पे बड़ा ध्यान रखना है, बड़ा ही यहां पे गलती नहीं करनी है भाई, कि कौन किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो और यहां पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एंड दैट इज साइन ऑफ 2t dω0t इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक। अब देखो यहां पे हम फंस गए हैं, कैसे, यहां पे तो ω0t है, यहां पे तो ω0 है ही नहीं, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ω0t हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा भाई। तो क्या करोगे दोस्तों, यहां पे ω0 ले आओ ना, आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 2 ω0t डिवाइड बाई ω0। मैंने ω0 से अंदर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है भाई, dω0t इंटीग्रेशन 0 से π/2। मुझे लगता है किसी को एतराज नहीं होना चाहिए यहां पे। अब देखो ω0t मेरा वेरिएबल है और यहां पे भी ω0t आ गया, बट ω0t का कोफिशिएंट आ गया ना यहां पे, प्रॉब्लम ये है भाई। तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, ω0t की जगह तो x पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक वेरिएबल है, ठीक है।
या फिर चला पड़ा रहने दो। अब आप क्या करो, इसकी जगह पे ओमेगा नोट टी, ये मेरा वेरिएबल है, ध्यान देना, इसकी जगह पे पी पुट कर दो आप, सो दैट ये अंदर वाला पूरा पी हो जाए। अब आप विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव लो इसका, तो ये तो कांस्टेंट मैं बाहर लिख सकता हूं, डी ओमेगा नोट टी डिवाइड बाई डी पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। वेरिएबल इस बार ये है पूरा, तो इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू पी, 1 बनेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, डी ओमेगा नोट टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी पी ओमेगा नोट बाई 2 आ जाएगा। सही है भाई। तो अब जरा देखो यहां पे, इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, इसको मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, इंटीग्रेशन साइन ऑफ, इस पूरे को हमने क्या मान रखा है पी, तो साइन ऑफ पी हो जाएगा। और डी ओमेगा नोट टी की जगह पे क्या करोगे बताओ जरा, आप लिखोगे ओमेगा नोट बाई 2 इंटू डीपी। देखो ओमेगा नोट बाई 2 इंटू डीपी हो जाएगा। सही है। अब आ जाओ लिमिट पे, जब ओमेगा नोट टी 0 था तो पी 0 आएगा। देखो यहाँ पे ओमेगा नोट टी की वैल्यू जब 0 पुट करोगे, ये 0 किसकी वैल्यू है, ओमेगा नोट टी की वैल्यू है भाई। इंटीग्रेशन में देखो किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ओमेगा नोट टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ओमेगा नोट टी की लिमिट जो है यहाँ पे 0 है, तो पी भी 0 हो जाएगा। और ओमेगा नोट टी की जब पाई बाई 2 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये बनेगा पाई बाई ओमेगा नोट। सही है, क्लियर है भाई। अब ये ओमेगा नोट बाई 2 तो मेरा बाहर आ गया खैर। और इंटीग्रेशन में देखो साइन पी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस पी, लिमिट पी की पाई बाई ओमेगा नोट, ये हो जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के आप मुझे लगता है फाइनल आंसर बता सकते हो कि फाइनल आंसर क्या आएगा। तो अगर आप फाइनल आंसर निकालोगे तो ओमेगा नोट बाई 2 माइनस कोस ऑफ पाई बाई ओमेगा नोट प्लस 1, ये आंसर आएगा भाई। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। तो पहले तो आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ओमेगा नोट से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सो दैट ओमेगा नोट टी आ जाए और यहाँ पे ओमेगा नोट टी आ जाए। अब ओमेगा नोट टी, ये पूरे को पी मान लो अब आप, ठीक है, इस पूरे को फंक्शन को पी मान लो, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रखो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे आप जो है डेरिवेटिव ले लो इसका विद रिस्पेक्ट टू पी, तो ऐसे ले सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ से डी ओमेगा नोट टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा नोट बाई 2, और यहाँ पे डी पी इधर चला जाएगा। सही है। तो अब मैंने पुट कर दिया, बस यहाँ पे इसकी जगह पे p पुट कर दिया और इसकी जगह पे ओमेगा नोट बाई 2 dp पुट कर दिया। ओमेगा नोट बाई 2 मेरा बाहर आ गया, साइन p dp रह गया। यहाँ पे लिमिट को अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। जब ओमेगा नोट t 0 होगा तो p भी 0 आ जाएगा यहाँ से, और जब ओमेगा नोट t की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो p की वैल्यू जो है वो पाई बाई ओमेगा नोट आ जाएगी। सिंपल है। इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, जरा देखिए, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 2t, और मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे आ रखा हो आप इस टर्म को बाहर ले सकते हो, जो क्योंकि यहाँ पे t है ना, देखो यहाँ पे t है तो अंदर सिर्फ t को रखो। जैसे हमने, आपको याद होगा d ऑफ 4t था, तो हमने 4 को बाहर ले लिया था और इसको 4 dt कर दिया था। तो ऐसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, जरा देखो, यहाँ पे साइन 2t है, इसको मैं dt लिख देता हूँ और ओमेगा नोट को बाहर ले लेता हूँ। बट एक प्रॉब्लम है अब क्या, यहाँ पे क्योंकि आप t में लिख रहे हो तो लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी भाई। अब t के रेस्पेक्ट में आ गए हो आप, तो लिमिट में क्या बदलाव आएगा, जरा देखते हैं लिमिट में क्या बदलाएगा। जब ओमेगा नोट t मेरा 0 था तो t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू भी 0 आएगी। अब ये t के रेस्पेक्ट में लिखना है भाई। और जब ओमेगा नोट t मेरा पाई बाई 2 था तो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी पाई बाई 2 ओमेगा नोट, ये बनेगा पाई बाई 2 ओमेगा नोट। तो आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों इसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो देखो सिंपल हो गया, 2t की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो बताओ, p पुट कर सकते हो, dt की वैल्यू क्या आ गई, dp बाई 2, ठीक है, dp बाई 2। तो अगर मैं सोल्व करूंगा इसको तो ये बन जाएगा ओमेगा नोट इंटीग्रेशन साइन ऑफ p, और dt की जगह पे क्या आ गया, dp बाई 2 बाहर ले लो। लिमिट जरा देखिए, जब t को 0 पुट करोगे तो p भी 0 आएगा, और जब t को ये पाई बाई 2 ओमेगा नोट पुट करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा पाई बाई ओमेगा नोट। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ओमेगा नोट बाई 2 मेरा बाहर आया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस कोस पाई बाई ओमेगा नोट प्लस 1, ये आएगा आंसर। पहले भी यही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। देखो आप कैसे मतलब सिंपल बना सकते हो चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। कुछ लोग इसका एक फॉर्मूला भी रट्टा मारते हैं, वो भी आप कर सकते हो भाई, वो भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो बट मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बताया कि कैसे सोल्व करोगे। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, किसके रेस्पेक्ट में आप सोल्व कर रहे हो, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए बड़े ही गौर से दोनों को लेके चलना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया सिलसिला। मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, और लिमिट को भी बड़े ध्यान देना है। जिसके रेस्पेक्ट में आप सोल्व कर रहे होते हो ना,
जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उसी की लिमिट होती है। जैसे यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा नॉट टी ले रहे हो तो ये लिमिट भी ओमेगा नॉट टी की ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ, ये आपको समझ आया। अब एक दो स्टेप और आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई फंक्शन है एफ टी डी टी, मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से कहां तक, माइनस ए से लेके ए तक, तो ये 0 बनेगा इफ एफ टी इज ओड, इफ एफ टी इज ओड, क्योंकि ओड फंक्शन में सिमेट्रिक इंटीग्रेशन करते हो तो मेरा 0 आता है वो, ठीक है। और यही मेरा क्या बन जाएगा, इसको आप डबल कर दोगे 0 से लेके ए तक, एफ टी डी टी, इफ एफ टी इज इवन, इफ एफ टी इज इवन। अगर मेरा एफ टी कैसा है, इवन है, इवन है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक साइड का निकाल लो उसको डबल कर दो, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक और बताई थी प्रॉपर्टी जो बड़ी जरूरी थी, ठीक है। हमने बताया था कि ए से बी और एफ टी डी टी, मान लीजिए ये निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए से बी ही ले लो आप और यहां पे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी कर दो, इस तरह से ये इसके बराबर होगा दोस्तों। मतलब शिफ्टिंग लगा दी मैंने, यहाँ पे शिफ्टिंग स्केलिंग लगा दी है, बट अल्टीमेटली ये बराबर ही आएगा इससे, ठीक है। बेसिकली ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया निकालो, इंटीग्रेशन माने एरिया, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन माने एरिया। तो एरिया को अगर आप निकाल रहे हो तो एरिया जो है आप इसके एरिया के बराबर ही आएगा, ठीक है, ये एरिया और ये एरिया बराबर ही आएगा। तो ये 3 चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1 एंड इसी में 2 भी है, ठीक है, और ये 3, ठीक है भाई, बल्कि 2 ही बोलते हैं, 2 ही चीज है, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप याद रखिएगा, कई बार इनका हम इस्तेमाल करेंगे भाई, हमारे जो बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे आएंगे जहां पे हमें इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ इस तरह का है, पीरियोडिक फंक्शन है एफ टी, ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शन है, कुछ इस तरह का है, 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, ये हाइट मान लीजिए मेरे पास 4, ये हाइट मान लीजिए मेरे पास -4, ये आपको दे रखा है दोस्तों, ठीक है। इस तरह का आपको ये वैल्यू गिवन है। आपको निकालना है इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक, एक पीरियड हो गया ना 0 से लेके 4 तक, या आप -2 से लेके 2 तक लिख लो, चलो -2 से लेके 2 तक आप जो है एफ टी इंटू साइन ऑफ एन पाई बाई 2t dt, आप ये करना चाह रहे हो दोस्तों, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, एफ टी इंटू साइन ऑफ एन पाई बाई 2t dt। अब ये है, ये कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो इसको कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले आप ये देखिए, n कोई भी इंटीजर है और t मेरा टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो -2 से लेके 2 तक। अब -2 से लेके 2 तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ टी तो ऐसा फंक्शन है और ये इवन फंक्शन हो गया भाई, एफ टी कैसा है मेरा, इवन, और साइन हमेशा ओड होता है टाइम का, टाइम का कैसा फंक्शन है ये, साइन ओड फंक्शन है, टी की जगह -t करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ओड फंक्शन है। तो एक है इवन फंक्शन और एक है मेरा ओड फंक्शन, एक है मेरा इवन फंक्शन और एक कैसा है, ओड। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट ओड फंक्शन ही आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन जो है ओड फंक्शन है, और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो -2 से 2 तक, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0, इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये आगे चल के कुछ कुछ जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर से जरूर देख लें भाई, कि कैसे आप जो है ये इवन और ओड वाले पार्ट को कैसे देखते हो। हालांकि मैंने ग्राफिकली भी समझाया था कि जब भी ये अंदर वाला जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर ये मेरा इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक इंटीग्रेशन की लिमिट को एक ही 0 से आगे भी लिख सकते हो और फिर उसको डबल कर दो, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है भाई ये आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखते हैं, नेक्स्ट जरा देखते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार आपका जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है उसमें कई बार आइलेट रूल जो है वो भी कई बार आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कई बार आइलेट रूल जो लगाते हो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, उसमें प्रायोरिटी तो हमने बता दी आइलेट के हिसाब से, बट आप जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे भरोसा मत कीजिए उसकी। आप ये देखिए कि
कौन से को डिफरेंशिएट करना आसान है, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को देखोगे तो हमने क्या देखा था, एक फंक्शन एफ टी था, एक फंक्शन जी टी था, और हमारे पास यहाँ पे डी टी था। इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग, मान लीजिए 0 से लेके ए तक कर लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मैं एफ प्राइम लिख रहा हूं, प्राइम का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है भाई, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। ये अलग से सोल्व करो और इसका जो भी आएगा उसको फिर अलग से सोल्व करना है। लेकिन ध्यान रखना यहां पे आपको लिमिट पुट नहीं करनी है, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह सोल्व करना है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू भी नहीं रखनी है, ठीक है। यहां पे इनडेफिनेट की तरह सोल्व कीजिए, बट कांस्टेंट मत लीजिए, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें 0 से a पुट कर दो, और यहां पे 0 से a करेंगे। ये इनडेफिनेट की तरह ही सोल्व होगा, बट इसमें कांस्टेंट नहीं लेंगे भाई, इनडेफिनेट में जो कांस्टेंट लेते हैं ना हम लोग, वो नहीं लेंगे। विदाउट कांस्टेंट आप इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल सोल्व कर दो, लिमिट बाद में पुट कर देंगे यहां पे, सही है। तो अब जरा देखो यहां पे क्या चीज है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहां पे तो सेम रख रहे हो और यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसलिए फर्स्ट फंक्शन हमेशा वो मानो जिसको डिफरेंशिएट करना आसान हो, जिसका डेरिवेटिव लेना आसान हो, ठीक है। और सेकंड फंक्शन वो मानो जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो। तो कई बार आप प्रायोरिटी ऑर्डर में फंस जाते हो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आईलेट कई बार हेल्प नहीं कर पाएगा, तो ये जो बेसिक रूल है ना वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वैसे आईलेट भी बहुत सारी जगह पे काम करेगा आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। तो यहां पे मैंने बेसिक आपको इंटीग्रेशन के रूल बता दिए हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जरा सुनिए, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा एक फंक्शन है जो पीरियोडिक है, सोचिए पीरियोडिक फंक्शन है, कोई पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अब उस पीरियोडिक फंक्शन को अगर मैं 1 मिनट के लिए ड्रॉ करूं, पीरियोडिक विद पीरियड टी मान लो, विद पीरियड टी, तो जरा देखिए दोस्तों, ऐसा मान लीजिए कोई मेरे पास फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड मेरे पास टी है दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 6, टी मेरा सेकंड्स में है। ये हाइट है मान लीजिए मेरी a, ये हाइट है मान लीजिए मेरी -a, ठीक है भाई, और ये है मेरा -1, ये है मेरा -2, ठीक है। इस तरह का मान लीजिए मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t। अब सुनिए, अब अगर मैं इस एक्सिस को ओमेगा टी में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। जब भी आप ये तो सेकंड्स में है ना, आप इस एक्सिस को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, इस सेम फंक्शन को दिखाना चाहते हो, चलिए मैं यहीं पे दिखा देता हूं, रेड पेन से दिखाता हूं। इसी फंक्शन में आप एक्सिस में टी की बजाय आप क्या दिखाना चाहते हो? आप ओमेगा टी दिखाना चाहते हो, रेडियन में दिखाना चाहते हो, एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे दोस्तों? बड़ा आसान है। हम जानते हैं कि 2π/t क्या होता है? 2π/d होता है ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा हमेशा क्या होता है? 2π/t। आपको मैंने बेसिक में समझाया था फंक्शंस में, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो टाइम पीरियड है वो कितना है इसका? जरा देखो, इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है? 4 ही था, 4 के बाद रिपीट करेगा, तो यहां पे जो टाइम पीरियड है वो है मेरे पास 4। इस फंक्शन का टाइम पीरियड मेरे पास 4 है और हम जानते हैं कि 2π/t किसके बराबर होगा? ओमेगा के बराबर होगा, ये हमें पता है। अब सुनिए, जहां पे एक पीरियड पूरा हो जाता है ना दोस्तों, वहां पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाती है? अगर मैं यहां पे टी की जगह पे कैपिटल टी पुट कर दूं, जहां पे एक पीरियड पूरा हो रहा है, यहां पे देखो टी की वैल्यू कैपिटल टी है, यहां पे कैपिटल टी है टी की वैल्यू, और यहां पे टी की वैल्यू कैपिटल T/2 है, यहां पे कैपिटल T/4 है। बोलिए ना, ऐसे लिख सकता हूं भाई इस एक्सिस को? मुझे पता पीरियड इसका 4 है, तो जहां 4 नजर आ रहा है वहां पे कैपिटल टी लिख दो, जहां पे 2 नजर आ रहा है वहां पे T/2 लिख दो, जहां पे 1 नजर आ रहा है वहां पे T/4 हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है। आप इस पूरी एक्सिस को किसकी टर्म में लिख सकते हो? कैपिटल टी की टर्म में लिख सकते हो। अब सुनिए, तो हमने कैपिटल टी की टर्म में लिख दिया। सोचिए, ये टी है, ये T/2 है, ये T/4 है, ऐसे हर पॉइंट को, मतलब अगर 4 की जगह टी लिख रहे हो तो 1 की जगह पे क्या लिखोगे बताओ? T/4 लिख दो। 4 को इधर ले आओ, तो जहां जहां 1 है वहां पे T/4, जहां जहां 2 है वहां पे इसका डबल कर दो, जहां जहां 3 है वहां पे इसका 3 गुना कर दो, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3T/4, ये पॉइंट हो जाएगा T। ऐसे कर सकते हो आप। ओके, अब जरा देखिए, अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा
टी, कैपिटल टी जो है वो ऑलवेज 2 पाई होगा। इसका मतलब ओमेगा कैपिटल टी ऑलवेज 2 पाई होता है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इस एक्सिस को ओमेगा टी में कन्वर्ट करना चाहूं, अब ध्यान से देखना भाई, बड़ा प्यारा है ये। अगर मैं ओमेगा टी में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां पे टी की वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, कैपिटल टी। तो यहां पे जो इंस्टेंट आएगा वो ओमेगा कैपिटल टी बन जाएगा। यहां पे जो इंस्टेंट आएगा वो आएगा ओमेगा टी बाई 2। यहां पे जो इंस्टेंट आएगा वो बनेगा ओमेगा टी बाई 4। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बन जाएगा? भाई स्मॉल टी की वैल्यू तो पुट कर रहे हो आप, स्मॉल टी की वैल्यू यहां पे क्या पुट कर दो, कैपिटल टी, क्योंकि यहां पे टी की वैल्यू स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी है ना यहां पे। तो ये बन जाएगा ओमेगा कैपिटल टी, और यहां पे क्या बन जाएगा, ओमेगा कैपिटल टी बाई 2, यहां पे बन जाएगा ओमेगा कैपिटल टी बाई 4। इसका मतलब ये ऑलवेज क्या बनेगा, एक पीरियड ऑलवेज 2 पाई पे दिखाएंगे। अगर आप रेडियन में दिखा रहे हो, अगर आप एक्सिस को रेडियन में दिखा रहे हो, तो जहां पे एक कंप्लीट पीरियड हुआ है वहां पे ऑलवेज क्या लिख दिया करो, 2 पाई रेडियन, कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है। अगर आप ओमेगा टी एक्सिस पे दिखा रहे हो तो किसी भी फंक्शन को टाइम एक्सिस से अगर आप ओमेगा टी एक्सिस पे कन्वर्ट कर रहे हो तो बड़ा ही आसान होता है। जहां एक पीरियड पूरा हो रहा है वहां पे 2 पाई लिख दिया करो, और जहां पे हाफ पीरियड पूरा हो रहा है वहां पे ये क्या बन जाएगा, यहां वहां पे ये पाई बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा टी 2 पाई होता है, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो पाई आ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन आपको सेकंड्स में दे रखा है उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, उसी फंक्शन को आप रेडियन में भी लिख सकते हो। कैसे, जरा देखिए। अगर मैं एक और फंक्शन ले लूं, ठीक है, सोचिए मेरे पास एक और फंक्शन है, ठीक है भाई, ये फंक्शन है, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, ये कोई एफ टी है, पीरियोडिक फंक्शन है, मान लीजिए ये है 0 सेकंड, ये है 1 सेकंड, ये है 2 सेकंड, ये है 3 सेकंड, ये है 4 सेकंड, ठीक है, सेकंड्स में दे रखा आपको। बट मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको ओमेगा टी में लिखना चाहता हूं, मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं एक्सिस को रेडियन में लिखना चाहता हूं। तो ये पॉइंट क्या होगा, मैं रेडियन में लिखूंगा, इस पॉइंट को लिखूंगा 0, इस पॉइंट को लिखूंगा पाई, इस पॉइंट को लिखूंगा 2 पाई, क्योंकि एक पीरियड होगा ना यहां पे, जहां एक पीरियड होगा वहां पे 2 पाई लिख दिया करो बस, ठीक है। यहां पे 3 पाई, यहां पे 4 पाई। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये एक्सिस किस में बना सकते हो आप, फिर ओमेगा टी में लिख सकते हो इसी चीज को। यही फंक्शन फिर मेरा क्या बन जाएगा, ओमेगा टी में आ जाएगा। तो आप एक्सिस को बदल सकते हो दोस्तों, बट ध्यान रखना एक्सिस को कैसे बदला जाता है, खासकर पीरियोडिक फंक्शंस की बात हो रही है मेरी। पीरियोडिक फंक्शन में ही तो ये रिलेशन वैलिड होती है, टाइम पीरियड पीरियोडिक फंक्शन का ही तो होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन में टाइम एक्सिस को आप क्या कर सकते हो, ओमेगा टी एक्सिस में दिखा सकते हो। जहां एक पीरियड कंप्लीट हो रहा है वहां पे 2 पाई लिख दिया करो, 2 पाई रेडियन, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया ये। लेकिन अगर कोई ओमेगा टी एक्सिस दे रखी है उसको टाइम एक्सिस में नहीं बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन दे दिया आपको, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया, और यहां पे ओमेगा टी एक्सिस दे रखी है 0 पाई 2 पाई, एक पीरियड पे ऑलवेज 2 पाई होगा, देखो एक पीरियड की लेंथ यही तो है। तो रेडियन एक्सिस में हमेशा एक पीरियड को 2 पाई पे लिखेंगे, याद रखिएगा। ऐसे आपने ये फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए ये हाइट है 10, ये हाइट है -10, ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मैं इसको सेकंड्स में लिखना चाह रहा हूं, टी इन सेकंड्स, इसी ग्राफ को सेकंड में बनाना चाह रहा हूं। नहीं बना पाओगे दोस्तों। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि हमें नहीं पता यहां पे एक पीरियड हुआ है तो यहां पे कैपिटल टी सेकंड लिखना चाहिए आपको। अगर सेकंड्स में लिख रहे हो तो जहां पे 2 पाई लिखा हुआ है, 2 पाई रेडियन, वहां पे आपको कैपिटल टी सेकंड लिखना चाहिए, और यहां पे क्या लिखना चाहिए, टी बाई 2 सेकंड लिखना चाहिए, और यहां पे 0 सेकंड लिखना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम इस टी निकालोगे कैसे? टी निकालने, टी कैसे निकालते हैं बताओ? टी कैसे निकालते हैं? टी निकालने के लिए 2 पाई बाई ओमेगा करते हैं ना, 2 पाई बाई ओमेगा करोगे ना टी निकालने के लिए। ओमेगा तो पता ही नहीं आपको, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता आपको, ठीक है। आपको तो ये ओमेगा टी एक्सिस दे रखे हैं, तो ओमेगा टी की वैल्यूज है, ओमेगा की वैल्यू नहीं पता आपको। तो जब तक आपको ओमेगा नहीं पता आप टी कैसे निकाल लोगे? समझ आया? तो यहां पे ये दिक्कत है दोस्तों। अगर टाइम एक्सिस दे रखे, अगर ओमेगा टी एक्सिस दे रखी है तो टाइम एक्सिस में तभी कन्वर्ट कर पाओगे आप, यहां पे सेकंड्स में तभी लिख पाओगे जब आपको ओमेगा की वैल्यू पता हो, या कोई टी दे दे आपको कि भी इसका जो पीरियड है वो 4 सेकंड है, फिर तो आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर दोगे इसको। यहां पे आप 4 लिख दोगे, यहां पे आप 2 लिख दोगे, यहां पे 0 लिख दोगे, ठीक है। जहां पे 2 पाई लिखा हुआ है वहां पे 4 लिख दो, अगर टाइम पीरियड दे दिया जाए आपको, ठीक है। बट अगर सोचिए टाइम पीरियड नहीं दिया और ना ही ओमेगा दिया है आपको, और आपको सिर्फ ओमेगा टी एक्सिस दे रखी है, ये 0 है, ये पाई है, 2 पाई है, 3 पाई, 4 पाई, तो आप इसको सेकंड्स में नहीं लिख पाओगे। यहां पे कैपिटल टी लिख सकते हो आप, यहां पे टी बाई 2 लिख सकते हो, बट कैपिटल टी की वैल्यू नहीं पता। अब आपको वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा पता होना चाहिए, ओमेगा नहीं पता। यहां पे आप कर सकते थे उल्टा, यहां से आप कर सकते हो,
कैसे? यहां पे देखो t सेकंड्स में दे रखा है कि इसका पीरियड जो है 2 है, इसका पीरियड अपने को 2 पता चल गया, और जहां एक पीरियड कंप्लीट होता है वहां पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा टी की वैल्यू ऑलवेज 2 पाई होती है। तो यहां पे ऑलवेज 2 पाई लिख दो, यहां पे फिर पाई आ जाएगा, तो आप पूरी एक्सिस को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है भाई आपको समझ आया ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा है? इसका बड़ा फायदा है दोस्तों, जरा देखिए कहां पे इसका फायदा होने वाला है। आप कई बार जो है लिमिट को बदलोगे इंटीग्रेशन में, कई बार आप लिमिट, कई जगह पे आपको ऐसा एनकाउंटर होगा। ठीक है, कई जगह पे आप डिफरेंट चीजों को एनकाउंटर करोगे। जैसे कि देखिए, जरा सोचिए मेरे पास एक फंक्शन है और वो पीरियोडिक फंक्शन है, वो कुछ इस तरह का है। और ये ओमेगा नोट टी दे रखी है एक्सिस। ठीक है, 0 यहां पे पाई, यहां पे 2 पाई, ऑब्वियसली एक पीरियड पे 2 पाई रेडियन है ना भाई, ये 3 पाई। ठीक है, और ये है मेरा, मान लीजिए हाइट है 10, ये हाइट है -10, और ऐसे रिपीट कर रहा है, ये ऐसे रिपीट कर रहा है। तो अब ओमेगा नोट क्या चीज है? ओमेगा नोट वेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई बाई टी। ओमेगा नोट वेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसकी जैसे फंडामेंटल पीरियड यहां तक आएगा ना टी, ये मेरा फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, तो उस फंडामेंटल पीरियड से आप क्या निकाल सकते हो? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये जो एक्सिस है ये रेडियन में है, माफ कीजिएगा, ये मैंने कई एक जगह पे रेडियन पर सेकंड बोल दिया होगा, तो रेडियन में है भाई, क्योंकि रेडियन पर सेकंड तो ये होगा, इनटू सेकंड करोगे तो रेडियन में आ जाएगा। ये एक्सिस मेरी रेडियन में है, बट मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एफ टी, जो कि आपको दे रखा है एफ टी, ये भी टाइम का ही फंक्शन है देखा जाए तो। आप बोलोगे नहीं सर इसको एफ ऑफ ओमेगा नोट टी लिखो, तो ओमेगा नोट तो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना यार, वो तो आप ये मान लो कि फिक्स ही होगी। ठीक है, वो तो एक तरह से फिक्स ही होगी, तो फंक्शन तो अल्टीमेटली टी का ही है ये। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है एफ टी, तो यहां पे आप एफ टी लिख सकते हो, फंक्शन अल्टीमेटली टी का ही है। एफ टी इंटू सोचिए साइन ऑफ ओमेगा नोट टी डी टी, आपको ये कैलकुलेट करना है 0 से लेके सोचिए t/4 तक, और यहां पे 8/t लिखा हुआ है, या कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ ना भी लिखा हुआ तो भी चलेगा। मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू निकालना एक अलग मुद्दा है, बट आप जरा देखिए यहां पे एक दिक्कत है। क्या आपको जो एफ टी दे रखा है वो टाइम एक्सेस पे तो नहीं दे रखा, आपको जो एफ टी दे रखा है वो तो रेडियन में दे रखा है भाई, और आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हो, तो क्या हम इस इंटीग्रेशन को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस इंटीग्रेशन को रेडियन ओमेगा नोट टी के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ओमेगा नोट टी में, जो एक्सेस आपको दे रखी है उसकी टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे जरा देखिए, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, जरा देखिए 8/t, यही था ना भाई, एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, t/4 एफ टी साइन ऑफ ओमेगा नोट टी डी टी। सोचिए ऐसे था ये, है ना, ऐसे था। अब मैंने क्या किया, इसको ओमेगा नोट से डिवाइड किया, ओमेगा नोट से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब जरा देखो, इस ओमेगा नोट को मैं अंदर ले गया तो ये बन जाएगा 8 ओमेगा नोट टी, ये मेरा बाहर आ गया। अंदर देखिए अब एफ टी साइन ऑफ ओमेगा नोट टी, और यहां पे ओमेगा नोट टी लिख दिया और ये लिख दिया डी टी। किसी को ऐतराज तो नहीं है भाई? इस ओमेगा नोट को अंदर ले गया, अंदर ओमेगा नोट तो कांस्टेंट है भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको अंदर ले जा सकते हो आप। ठीक है, और ये है मेरे पास अब लिमिट फिलहाल तो 0 से लेकर t/4 ही है, लेकिन ध्यान से देखना भैया, इस पे फोकस कीजिए। आपको याद होगा मैंने आज की क्लास में ये बताया था, जैसे d ऑफ 4t होता है तो आप क्या कर सकते हो, 4dt लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे ही फिर 4dt को फिर क्या लिख सकते हो, d4t लिख सकते हो, अंदर ले जाओ इस ओमेगा नोट को, d के अंदर वेरिएबल को बदल दो। तो 0 से लेके, एक मिनट लिमिट बाद में देखेंगे, एफ टी साइन ऑफ ओमेगा नोट टी डी ऑफ ओमेगा नोट टी लिख सकता हूं। अब मैं यहां पे डी ऑफ ओमेगा नोट टी लिख सकता हूं। ठीक है, अब लिमिट पे फोकस कीजिएगा, और यहां पे 8/ओमेगा नोट टी है। लिमिट अब जरा देखिए, अब टाइम की लिमिट नहीं रही भाई, अब किसकी लिमिट बन गई है, ओमेगा नोट टी की लिमिट बन गई है। तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी, टी की वैल्यू जब 0 होगी, जब टाइम 0 लोगे तो ओमेगा नोट टी भी 0 ही आएगा, और जब टी की वैल्यू t/4 करोगे तो ओमेगा नोट टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा नोट टी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ओमेगा नोट टी की जगह पे t/4 करोगे तो ये बन जाएगी, बोलो भाई,
और ओमेगा नॉट इंटू टी क्या होता है, ओमेगा नॉट इंटू टी ऑलवेज 2 पाई होता है, तो 2 पाई डिवाइड बाई 4 आ गया, ये 2 पाई डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। सही है। वैसे भी आप सोचो एक क्वार्टर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, 1 क्वार्टर। एक पीरियड यहां तक है तो टी बाई 2 यहां तक होगा और टी बाई 4 यहां तक होगा, तो टी बाई 4 कर रहे हो तो पाई बाई 2 रेडियन में हो जाएगा, रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, तो आप देखो इसी फंक्शन को, इस इंटीग्रेशन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ओमेगा नॉट टी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बड़ा प्यारा केस है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ये बड़ा ही प्यारा केस है। ठीक है, इसको देखेगा तो आपने टाइम क्यों ऐसा करना की जरूरत पड़ी, ऐसा करने की इसलिए जरूरत पड़ी बिकॉज जो एफ टी है उसकी एक्सेस जो दे रखी है वो आपको रेडियन में दे रखी है। ठीक है, और आप टाइम सेकंड्स में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप एक काम करते हो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लो पूरे को। तो इस तरह से आप पूरे फंक्शन को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी जगह पे 2 पाई लिख दो। ठीक है, तो इसकी जगह 2 पाई लिख दो, क्योंकि ओमेगा नॉट टी ऑलवेज 2 पाई होता है, याद रखिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनटू फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो ऑलवेज क्या बनेगा, 2 पाई। ठीक है, वो यहाँ पे ऑलवेज 2 पाई कर सकते हो और इसको इंटीग्रेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट टी एक वेरिएबल बन गया भी है, देखो यहाँ पे ओमेगा नॉट टी है, यहाँ पे ओमेगा नॉट टी है, तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट भी नहीं है जिससे आपको दिक्कत आए। ठीक है, तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। वैसे मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप है ना डायरेक्ट याद रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। जैसे ऐसे आ जाए ना साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना हो तो इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, माइनस कोस ए एक्स अपॉन ए कर दिया करो। आपको बार बार सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, इससे आप थोड़ा फास्ट हो जाओगे। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो वेरिएबल नहीं है, वहां पे उसका एक कोफिशिएंट भी आ रखा है, कांस्टेंट नंबर आ रखा है, तो उससे डिवाइड कर दिया करो बस। ठीक है, और साइन का इंटीग्रेशन तो खैर माइनस कोस होता ही है। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा याद रखते हो तो थोड़ा सा फास्ट हो जाओगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं e टू द पावर ax dx और इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर ax डिवाइड बाई a आ जाएगा। सही है, सीधा सीधा जो वेरिएबल है उसका यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट भी दे दिया है, तो वही फिर नीचे भी आप लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये डायरेक्ट भी आप करना आप जाओगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना, अगर यहाँ पे 2 दिया होता, यहाँ पे अगर 2 दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो डायरेक्ट आप ये रूल याद रखो ना, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये समझ आया। अगली क्लास में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा, हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अब जरा कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था आपको, जिनसे आपको मतलब एक आइडिया दे रहा था कि कैसे इनको अप्लाई करते हैं, कैसे इनमें वेरिएबल को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिवली डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में इंटीग्रेशन रिलेटिवली थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।